A steel wire of length 1 meter and mass 0.1 kilogram and having a uniform cross-sectional area having a uniform cross-sectional area 10 raised to power minus 6 meter square. 10 raised to power minus 6 meter per meter square is fixed at both ends. Is fixed at both ends. अरे यार इसमें तो टेम्परेचर भी आ गया. अच्छा तुम्हें क्या करें. हम्म, क्या तुम्हें ये इक्वेशन पता है क्या? एल नॉट 1 + α∆t हीट में अपन पढ़ते हैं. ये पढ़े हो क्या कभी? यस सर. नहीं पढ़े हो तो एक काम करो. क्या करें. चलो ऐसा मान के चलना कि ऐसा कुछ होता है. ये हीट में पढ़ोगे, मैं हीट में तुम्हें पढ़ाऊंगा. ठीक है. द टेम्परेचर ऑफ वायर इज the temperature of wire is decreased by 20 degree C. The temperature of wire is decreased by 20 degree C decreased by 20 degree C. Then calculate frequency of fundamental mode. Calculate frequency of fundamental mode. तो मैं इंफॉर्मेशन गिवन है. यंग्स मॉडुलस स्टील का दिया गया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड अल्फा ऑफ स्टील तुम्हें गिवन है 1.21 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सी. यहाँ जो अल्फा है ना वो इसी को कहते हैं ना. ये अल्फा ये सब हीट में तुम पढ़ोगे. तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, देखना. क्वेश्चन तो नोट कर लिया ना सभी ने. एक बार फिर फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट कर देता हूँ. स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 0.1 किलोग्राम एंड हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज fixed at both and the temperature of wire is lowered or decreased by 20 degrees C if the wire is vibrating in fundamental mode. Calculate frequency of fundamental mode. तो ये अपने को सॉल्व करना है. कैसे करेंगे ध्यान से देखना. देखो पहले इस क्वेश्चन को फील करो. मुझे क्या बोला गया कि कोई स्टील वायर है ना. इस स्टील वायर के दोनों एंड को फिक्स कर दिया गया. अब इस स्टील वायर में टेंशन कैसे डेवलप किया गया ये मैं तुम्हें बताता हूँ. सोच के देखो. यदि मैं तुम्हें कहूँ कि एक स्टील वायर है, एक सिंपल एक अलग से स्टील वायर अपन ले रहे हैं और मैं कहता हूँ कि मैं इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो मैं लगातार बढ़ा रहा हूँ. तो टेम्परेचर डिफरेंस यदि मैं बढ़ाऊंगा तो क्या इस स्टील वायर में तुम्हें इलोंगेशन देखने को मिलेगा क्या? हाँ या ना जल्दी बोलो. इलोंगेशन देखने को मिलेगा है ना. यदि मैं तुमसे कहूँ कि टेम्परेचर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा. सिंपल. तो इस तरीके से सीन बनेगा. अब यदि मैं तुमसे इसमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि टेम्परेचर डिक्रीज करा गया, इसका मतलब कि ये वायर अपने लेंथ को कम करना चाहेगा लेकिन ये कम नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि दोनों एंड पे फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट लगे हुए हैं. समझ रहे हो? तो इसकी वजह से एक इसमें टेंशन डेवलप होगा. टेंशन डेवलप होगा. अब ये टेंशन डेवलप होगा तो डेफिनेटली अपना काम हो गया. टेंशन ही तो चाहिए था फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए. तो ये इसका मेन बैकग्राउंड है कि जैसे ये क्वेश्चन कैसे ये वर्क करेगा, मतलब कैसे इस पे फंडामेंटल मोड पॉसिबल है, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा. अब आते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पे. तो देखो सिंपल अपने को पता है, ये तुम्हें मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ाया हुआ है. शायद पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया. ये हीट में पढ़ोगे इसलिए. देखो यदि मैं तुमसे कहूं कि यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है.
तो स्ट्रेस में क्या लिखोगे? फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे स्पेशली फोर्स क्या होगा? टेंशन। और स्ट्रेन क्या लिखोगे? डेल्टा एल बाई एल। तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? वाई डेल्टा एल बाई एल इंटू एरिया, ये लिखोगे सिंपल। अच्छा सोच के देखना, ये कोई एक इक्वेशन है हीट के लिए, एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, है ना? एक्सपेंशन का ये इक्वेशन रहता है। तो यदि मैं इसको ओपन करूं तो ये एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। इसे तुम चाहो तो एल फाइनल लिख सकते हो, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी आएगा क्या? सोच के देखो। और इसी को अपन डेल्टा एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मैं रिप्लेस करूं तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आएगा? वाई ए अल्फा डेल्टा टी। समझना ध्यान से। तो क्या इस तरीके से मुझे टेंशन पता लग जाएगा क्या? मुझे यंग्स मॉडुलस दिया गया है, एरिया पता है, अल्फा पता, डेल्टा टी पता है, तो मुझे फोर्स पता लग गया। अब जैसे तुम्हें फोर्स पता लगा, फिर तो काम आसान हो गया। क्या इसके बाद करोगे ट्राई क्या तुम? है ना? इसके बाद करो ट्राई, यहाँ तक तो बता दिया, इसके बाद ट्राई करो खुद से और फाइनल आंसर बताओ। तो तुम्हें समझ में आया ना? बस ये इक्वेशन तुम्हारे लिए नया है, ये तुम हीट में पढ़ोगे। ये सिंपल लीनियर एक्सपेंशन का होता है इक्वेशन। जैसे कभी अपन टेम्परेचर राइज करते हैं तो मेटल में एक्सपेंशन देखने को मिलता है, तो मेटल में एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला है, एल इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल जो है ये फाइनल लेंथ है, एल नॉट इनिशियल लेंथ है, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। 11 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया सुमित। जल्दी से आंसर बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। 11 करेक्ट आंसर है।
देखो मुझे बताओ यहाँ से टेंशन कितना है सॉल्व करने के बाद, मतलब फोर्स या टेंशन जो भी कह लो, 40। 48.4। हाँ ठीक है, ये फोर्स आ गया, तो वेलोसिटी अपन लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, √T/μ। अच्छा 48.4, ध्यान से देखना, ये 22 का स्क्वायर है, 48.4 और म्यू कितना दिया हुआ है 0.1, इससे ये कैंसिल होगा और यहाँ से 22 आ जाएगा। अच्छा लेंथ कितना गिवन है 1 मीटर। तुम्हें पता है कि फंडामेंटल मोड का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है ना, तो L बराबर λ/2, L1 के बराबर लैम्डा को सिंपल V/F लिखोगे एंड F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V/2, तो 11 हर्ट्ज तुम्हें डायरेक्ट आंसर दिखने लग गया। समझ में आया क्या सभी को? तो ये इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। तो अभी तक अपन क्या देख रहे थे, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड वाला केस देख रहे थे। अब अपन एक एंड फिक्स और दूसरा एंड ओपन वाला केस देखेंगे, ठीक है। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो सभी को डन का मैसेज करना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डेल्टा टी नेगेटिव लेना है क्या? नेगेटिव क्यों लोगे डेल्टा टी? अपने को तो पता है ना कि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो लेंथ में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये डेल्टा एल ऑब्वियसली सही बोल रहे हो नेगेटिव होगा, बट इतना तो अपने को पता है ना कि अपन तो फोर्स लिखना है और फोर्स का डायरेक्शन एडजस्ट होगा उस नेगेटिव साइन से। चलो आगे बढ़ेंगे। केस सेकंड लिखो, व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड। केस सेकंड, व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, तो तुम्हें इसमें कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा, ऐसा डायग्राम दिखेगा, है ना। अब एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड ओपन है, तो इसके लिए अपन देखेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसका जो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये नोड रहेगा और ये पॉइंट हमेशा एंटी नोड रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी पल्स तुम इसमें जनरेट करोगे तो फ्री एंड है ना, ये ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसका जो सबसे बेसिक वेव पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, देखना ऐसा इसका बेसिक पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब ये जो इसका बेसिक पैटर्न है, ध्यान से देखना, ये लैम्डा का कौन सा पार्ट है, सोच के बताओ। ये जो बेसिक पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है, ये लैम्डा का कौन सा पार्ट है, 1/4 दिख रहा है क्या तुम्हें? तो यहाँ पे जो अपन एल लेंगे वो बेसिकली किसके बराबर होगा, λ/4 के। सॉल्व करने का तरीका वही होगा, लैम्डा को क्या V/F रखोगे, है ना। तो यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, V/4L, इसे F1 कह लो। एंड इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/4L √T/μ, ठीक है। तो ये अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसको अपन क्या क्या बोलेंगे, तो ये सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का नाम फंडामेंटल, ठीक है। हार्मोनिक इसे अपन कौन सा कहेंगे, तो फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा होगा, जल्दी बताओ, कौन सा ओवरटोन होगा? कोई सा भी नहीं। ओवरटोन की अपन यहाँ बात ही नहीं करेंगे, ओवरटोन अपन तब डिसाइड करेंगे जब वो फंडामेंटल के जस्ट ऊपर वाला हो, तो वहां से अपन ओवरटोन की बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन ओवरटोन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नोट करना। अच्छा तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जब एक एंड फ्री है तो इसमें टेंशन कैसे जनरेट होगा, डाउट आ रहा है क्या? एक एंड यदि फ्री यस है सर। तो फिर टेंशन कैसे जनरेट होगा? तो देखो बेसिकली सिंपल क्या होता है कि तुम क्या करो कि एक बात, ये एक्सपेरिमेंट सभी ने किया होगा, रुमाल से कभी किसी को झटका से मारे हो क्या? यस सर। है ना। हाँ, तो जैसे रुमाल से अपन कभी, हैंकी से अपन क्या करते हैं कि एक एंड तो उसका फ्री रहता है और उसमें एकदम बहुत तेज अपन उसमें एक मतलब समझो कि एक झटका प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से वो ट्रांसफर होता है और उसमें एक आवाज भी सुनने को मिलता है अपने को, है ना। तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल है।
तो जिस टाइम तुमने झटका दिया है तो उस टाइम तो डेफिनेटली उसमें टेंशन तो है ही ना, तो उस टेंशन की अपन बात कर रहे हैं। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। चलो इसका नेक्स्ट वेव पैटर्न देखेंगे। तो देखो इसका नेक्स्ट वेव पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा, क्या देखना। बताओ ऐसा होगा क्या इसका नेक्स्ट वेव पैटर्न? और जब इस तरीके का वेव पैटर्न है तो लेंथ और लैम्डा में क्या रिलेशन लिखोगे? L बराबर 3 λ/4, समझ रहे हो क्या? तो लैम्डा को अपन क्या लिखेंगे? V/f। तो यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सिंपल 3V/4L। तो यहाँ पे एक थर्ड का टर्म लगा दो नीचे, एंड यहाँ पे 3 × F1 ये लिख सकते हैं। अब मुझे बताना, ध्यान से सोच समझ के बताना। पहले एक बार एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, 3/4L√T/μ। सोच के बताओ कौन सा हार्मोनिक है, कौन सा ओवरटोन है? बताओ कौन सा हार्मोनिक लिखें इसे? सेकेंड हार्मोनिक। तुम्हें हार्मोनिक क्या बताया गया है? तुम्हें हार्मोनिक ये बताया गया है ना कि फंडामेंटल का जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो अपना हार्मोनिक होगा। समझे क्या? क्या बताया गया है, याद करो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो उसका हार्मोनिक होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 है तो इसे अपन थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। ओवरटोन होगा फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल के जस्ट ऊपर वाला है, तो इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। समझे क्या? और इसमें नोड एंटी नोड देखोगे तो ये नोड रहा, इधर नोड, एंटी नोड चेक करो तो इधर एंटी नोड और इधर एंटी नोड। इसमें नोड और एंटी नोड इक्वल है, ध्यान से देखो।
समझ आया हो तो यस का मैसेज करो पहले। नोट करो। बिल्कुल सही सोच रहे हो स्नेहल, बिल्कुल सही। क्या आगे बढ़े क्या? नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका अगला वेव पैटर्न कैसा बनेगा देखो। अब तुम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो वैसे, है ना, कुछ इस तरीके का वेव पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो इसे जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा, 5 लैम्डा/4 के। तो मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख दूं, F5 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, या 5 टाइम्स ऑफ V/4L, या 5 टाइम्स ऑफ 5/4L √T/μ। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका अपन क्या क्या लिखेंगे बताओ, कौन सा हार्मोनिक कहेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि फिफ्थ का मल्टीप्लीकेशन है। ओवरटोन कौन सा होगा, तो सेकेंड ओवरटोन। नोड एंटी नोड देखो, इधर नोड नोड नोड, एंटी नोड की बात करें तो ए और ए। देखो, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। रवि, माइक ऑन करो। यस सर। बोथ एंड फिक्स्ड और वन एंड फिक्स्ड में तुम्हें बेसिक डिफरेंस क्या दिखाई दिया? यदि मैं तुमसे एक या दो डिफरेंस पूछूं तो तुम क्या क्या बताओगे? तो इसमें हार्मोनिक थे सर, इसमें नेचुरल नंबर में होते थे, इसमें ऑड नंबर थे सर। बिल्कुल सही। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बोथ एंड आर फिक्स्ड वाला जो केस है उसमें सभी टाइप के हार्मोनिक मिल रहे हैं अपने को, ऑड इवन सभी मिल रहे हैं, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को ऑड मिल रहे हैं। या फिर यूं कह सकता हूं कि इस वाले केस में इवन नंबर ऑफ इवन हार्मोनिक मिसिंग है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन, है ना। यस सर। चलो एक और डिफरेंस बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। कोई और बताना चाहे चाहे तो भी अपना माइक ऑन करके बता नोड सकते हैं। नोड एंटी नोड इसमें equal है, इसमें अनइक्वल रहते थे। बिल्कुल सही। उस वाले केस में तुमने देखा होगा कि नोड जो है हमेशा एंटी नोड से एक ज्यादा है। पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ। दूसरे वाले केस में नोड और एंटी नोड क्या है, बराबर। सही है ना। तो ये दो पॉइंट यदि तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। पहला पॉइंट क्या, तो नोड और एंटी नोड इस वाले केस में सेम है। उधर अपन ने नोड नोड जो है वो एंटी नोड से एक ज्यादा है, ठीक है, और उसमें सभी टाइप के हार्मोनिक प्रेजेंट है। इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट है। तो ये चाहो तो तुम अपने पॉइंट्स में मतलब नोट्स में लिख भी लो खुद से पॉइंट बना के।
चलो नोट हो गया हो तो एक बार डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इस टॉपिक का जो लास्ट मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोनोमीटर, वो एक बार देख लेते हैं। सोनोमीटर, देखो सोनोमीटर है क्या, बेसिकली ये सिंपल वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह मेजरमेंट करने का एक डिवाइस है। इसका जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से होता है। लैब में तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, किए हो क्या कोई? देखो ये इसका स्ट्रक्चर है। इधर मास m, मास की वजह से टेंशन T जनरेट होगा, और अपन सिर्फ इस वाले स्ट्रिंग पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे दो हिंजेस सपोर्ट या फिर दो सपोर्ट मैंने लगा दिया, तो अब यहाँ पे सपोज एक अपन ने ट्यूनिंग फॉर्क लिया है। ट्यूनिंग फॉर्क मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एंड इस पे यदि तुम हिट करोगे तो ये वाइब्रेट करते रहता है ऐसे। जैसे पिलर में जो छड़ होता है ना ऊपर, उसको अपन कभी खींचते हैं तो एकदम झन से करता है, वैसा ही टाइप समझ सकते हो। करे हो क्या एक्सपेरिमेंट? ये करे ही होगे, खूब करे होगे। यस सर। हाँ, तो वैसा ही ट्यूनिंग फॉर्क होता है, सिंपल समझना। तो देखो सोनोमीटर बेसिकली बोथ एंड आर फिक्स्ड के केस पे डील करता है। कैसे? अब जैसे इसमें जो भी वाइब्रेशन होगा वो तो कुछ इसी तरीके से होगा, किसकी, क्योंकि इसके दोनों एंड कैसे हैं, फिक्स्ड है इस तरीके से। तो सिंपल तुम्हें सोनोमीटर पे जब भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अपने को डील कैसे करना है। जब दोनों एंड फिक्स्ड के क्वेश्चन जैसे डील करते हैं वैसे ही डील करना है। इसमें बेसिकली टेंशन तुम चेंज कर सकते हो एम को चेंज करके, है ना। एम को रिप्लेस करते जाओ, टेंशन रिप्लेस होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे टेंशन रिप्लेस होगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है, राइट। तो सॉल्व करने का जो स्ट्रेटेजी है वो कंप्लीट बोथ एंड आर फिक्स्ड जैसा केस है, उसी पे ये बेस्ड है। और यदि मैं इस वाले पैटर्न के लिए बात करूं तो एल यहाँ पे क्या लिखोगे, λ/2। जैसे देखो इसमें तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बताता हूँ। देखो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया जाता है ये देखना। जैसे सपोज करो अभी मुझे कोई वाइब्रेशन दिखा, मुझे अभी कुछ हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, सपोज कर लो। तो सपोज करो कि हायर फ्रीक्वेंसी मुझे ना L1 लेंथ पे सुनाई देती है। फिर मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को मैं और इधर की तरफ स्लाइड कर रहा हूँ, स्लाइड करके मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लेंथ को चेंज करा तो फिर से मुझे एक फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि L1 लेंथ पे यदि तुम्हें nth हार्मोनिक सुनाई दिया होगा तो L2 लेंथ पे तुम्हें कौन सा वाला सुनाई दिया होगा, n+1 वाला सुनाई दिया होगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैंने ये जो सपोर्ट है उसको मैंने जस्ट स्लाइड कर रहा हूँ, और मैं जरा सा स्लाइड कर रहा हूँ सुन रहा हूँ, जरा सा स्लाइड कर रहा हूँ सुन रहा हूँ, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिस टाइम पे मुझे सुनाई दिया वो सपोज L1 लेंथ है, तो उसमें सपोज यदि n हार्मोनिक के मुझे फ्रिक्वेंसी समझ में आया, सुनाई दिया होगा, तो उसके जो अगला वाला लेंथ होगा उस पर मुझे n+1 हार्मोनिक सुनाई देगा, है ना। तो इसके बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे पहली बात। और सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होगा कि यदि सपोज करो यदि मैं तुमसे कहूं कि L2 माइनस L1 बताओ, ये तुम्हें L1 L2 दिया होगा क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो क्या L2 माइनस L1 हमेशा मैं λ/2 लिख सकता हूँ क्या? सोच के बताना। यस सर। ये हमेशा लिख सकते हैं क्या? कैसे? मान लो ये थर्ड हार्मोनिक होता है, L1 पे मुझे थर्ड हार्मोनिक मिलता है, तो दैट इज थर्ड हार्मोनिक का क्या मतलब है कि 3 λ/2। अगला बार मुझे क्या मिलेगा, फोर्थ हार्मोनिक, तो ये होगा 4 λ/2। तो इन दोनों के बीच गैप तो λ/2 का ही है ना, और ये हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे ये सेवेंथ हार्मोनिक हो, एट्थ हार्मोनिक हो, फर्स्ट हार्मोनिक हो, सेकेंड हार्मोनिक हो, गैप हमेशा λ/2 के बराबर ही रहेगा। और तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि L1 और L2 की वैल्यू ये और ये है, ठीक है। तो जैसे ही तुम यहाँ तक पहुंचोगे तो L2 माइनस L1 लैम्डा को क्या रखोगे, V/F, तो यहाँ से तुम फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर लोगे। तो बस इस वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये डायरेक्ट तुम यहाँ से आंसर निकाल सकते हो।
समझ में आया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। Yes, sir. चलो एक बार नोट करो, देखता हूँ सोनोमीटर पे कोई क्वेश्चन दिख गया तो मैं करा देता हूँ। क्या रिपीट करूं? रवि नहीं समझ में आया? देखो मैं कह रहा हूं कि सपोज L1 पे मुझे फिफ्थ हार्मोनिक मिला और मैं ये जो स्लाइड है ना इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ आगे की तरफ, तो जब तुम आगे की तरफ स्लाइड करोगे तो लेंथ इंक्रीज हो रही है। और सपोज कोई L2 लेंथ पे मुझे जस्ट हायर वाला फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया, तो यदि मैं फिफ्थ और सिक्स्थ हार्मोनिक की बात करूं तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए L कितना लिखोगे? 5 लैम्डा बाई 2। सिक्स्थ हार्मोनिक के लिए क्या लिखोगे? 6 लैम्डा बाई 2। अब यदि मैं तुमसे कहता हूँ कि L2 माइनस L1 बताओ तो क्या ये लैम्डा बाई 2 ही होगा क्या? और ये जरूरी नहीं कि फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए, 3 और 4 के लिए, 2 और 3 के लिए, 8 और 9 के लिए, किसी दो के लिए कंसेक्यूटिव के लिए देखोगे तो सेम ही आंसर तुम्हें मिलेगा। समझे क्या? यस सर। हम्म। लिखना है क्वेश्चन। A sonometer wire resonates with a given tuning fork forming standing wave with 5 empty notes between two bridges, 5 empty notes between two bridges when a mass of 9 kilogram is suspended from the wire. When this mass is replaced by m kilogram, when this mass is replaced by m kilogram, the wire resonates with same tuning fork. The wire resonates with same tuning fork forming three empty notes forming
3 antinodes for the same position of the bridges, forming 3 antinodes for the same position of the bridges. Find the value of m. Find the value of m. लगाओ दिमाग. IIT 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नोट कर लिए ना सभी? सही आंसर बताना बस, अच्छा लगेगा. ट्वेंटी फाइव. ओके देखते हैं. 7 बहुत बढ़िया, सही आंसर है. बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो सेम ट्यूनिंग फॉर का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम कर लेना है. 5 एंटी नोड है, इसका मतलब फिफ्थ हार्मोनिक है. 3 एंटी नोड है मतलब थर्ड हार्मोनिक है. दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर कर दो. यहाँ से आएगा 5/12 अंडर रूट T1 बाई म्यू. इधर से आएगा 3/12 T2 बाई म्यू. बस सॉल्व कर लो. लेंथ तो सेम ही है क्योंकि ब्रिज का पोजीशन सेम है. तो 25/9 पहले T1 हो जाएगा 90 है ना. स्क्वायर कर ही दिया तो ये हटा दो. और इधर का टेंशन नहीं पता. ठीक है. तो T2 जो है वो कितना आ जाएगा 250 न्यूटन. और T2 को अपन M2G लिख सकते हैं. तो G से ये कैंसिल हो जाएगा और M2 इक्वल्स टू 25 किलोग्राम. बहुत आसान क्वेश्चन है. समझ में आया हो ये इसका मैसेज करो. समझ में आया हो ये इसका मैसेज करो. रिपीट करना हो रिपीट, क्या ही रिपीट करना होगा, समझ में तो आ ही गया होगा. वे फिर भी रिपीट करना हो तो रिपीट कर मैसेज कर सकते हो.
मैसेज कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। समझ में आ गया क्या सभी को? चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे सोनोमीटर पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, लिखो। A sonometer wire of length 1.5 meter is made of steel. A sonometer wire, अच्छा एक मिनट, कभी कभी ना म्यू की जगह ना तुम्हें डेंसिटी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ से वॉल्यूम निकालोगे, समझ रहे हो? तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और तुम्हें म्यू लिखना है तो तुम्हें एम बाई एल पे फोकस करना होगा। तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो इस तरीके से म्यू को भी चेंज करना होगा। ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लो ये वायर है, कभी कभी तुम्हें डेंसिटी दे दिया जाता है, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में म्यू चाहिए। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो म्यू है वो तो मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक होगा कि वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखोगे, और ये जो टर्म है ये म्यू से रिप्लेस होगा, तो रो को तुम सिंपल म्यू इन अपॉन एरिया से रिप्लेस करके फिर म्यू तक पहुंचोगे, है ना? तो ये कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन में तुम्हें यूज करना होगा। खैर क्वेश्चन नोट करना। A sonometer wire of length 1.5 meter is made of steel. The tension in it produces an elastic strain of 1%. Elastic strain of 1%. Calculate fundamental frequency of steel. Calculate fundamental frequency of steel. Calculate fundamental frequency of steel if density and elasticity of steel are, if density and elasticity of steel are, ये तुम्हें दिया गया है 7.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करो सॉल्व। ये AIEEE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं।
आंसर मुझे सही चाहिए, ध्यान रखना ये बात। सिक्सटी सिक्स। ओके, देखता हूँ मैं ऑप्शन। 66 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 66 कोई ऑप्शन ही नहीं है। वन 178 अप्रोक्स ये ऑप्शन है। आंसर देख लेता हूँ मैं। बिल्कुल सही आंसर है। सौम्या बताओ कैसे सॉल्व किया। F is equal to 1/2L वो वाले फॉर्मूले से। फिर यहाँ पे म्यू कैसे सॉल्व किया? यहाँ तो डेंसिटी गिवन है। P/A को स्ट्रेस ठीक है, वैल्यू डाल दी। देखो सिंपल तुम्हें अभी जो मैंने बताया ना, रो इक्वल्स टू क्या आया था, म्यू अपॉन एरिया, है ना। तो इसके हेल्प से तुमने सॉल्व किया होगा। म्यू की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? कहाँ गया? सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल है सर। है ना भाई। अच्छा, तो एरिया उधर से कैंसिल हो गया होगा, सही बात है। हाँ देखो, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ। एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये 1 के बराबर है ना। तो यहाँ से तुम टेंशन या एफ सॉल्व कर लिए होगे ए के टर्म्स में। फिर v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू, तो यहाँ से वेलोसिटी और फंडामेंटल निकालना है, तो v अपॉन 2l आंसर आ गया होगा। क्या मुझे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है क्या? सभी से आंसर आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज कर दो। प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना हो तो रिपीट का मैसेज कर देना, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पे कुछ और क्वेश्चंस ही करा दूं। साउंड वेव नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो कुछ और क्वेश्चन मुझे जो अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कराना था, ये भी करा देता हूँ। देखना, ध्यान से देखना डायग्राम। यहाँ ना दो पल्स दिए हुए हैं। दो पल्स, डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेट है -2 0 -2 -1 0 1
बीच में 2 और फिर यहाँ पे 3। लेंथ 2 सेंटीमीटर है एंड ये जो ओरिजिन है इसके ऊपर कहो वाई एक्सिस और इधर तुम चाहो तो एक्स एक्सिस कह सकते हो। सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। ये दोनों पल्स एक दूसरे की तरफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तुमसे पूछा गया है ड्रॉ द रिजल्टेंट पल्स एट t बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड पे तुम्हें किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा इस स्ट्रिंग में, ये तुमसे पूछा गया है। तुम इस क्वेश्चन को फील कर पाए क्या? इस तरीके से पल्स दिए हुए हैं स्ट्रिंग में, तो 2 सेकंड बाद तुम्हें इस स्ट्रिंग का शेप कैसा दिखाई देगा ये तुमसे पूछा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, मान लो एक बार पल्स मैंने इस तरीके का दिया और एक इधर से ऐसा पल्स दिया, इधर और इधर भेजा। पॉसिबिलिटी है कि यदि दोनों एक साथ कोइंसाइड करेंगे तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना? तो यही तुमसे पूछा गया है कि 2 सेकंड बाद किस टाइप का रिजल्टेंट पल्स होगा ये तुम्हें बताना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है बेसिकली। सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे सॉल्व। कोई आइडिया तो माइक ऑन करके बोल सकते हो। मैं 4 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट वगैरह मैं नहीं दूंगा, बस तुम्हें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। बोलो, कौन सा स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है तुम्हारा डायग्राम? ऑप्शन टिक करो।
कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, 4। ओके, चलो सॉल्व करते हैं ना। मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे सॉल्व करना होगा मुझे। देखो 4 और सेकंड, मतलब 4 और सेकंड में बेसिक डिफरेंस ये लाइन है, ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट है और ये कर्व्ड है, तो तो ये है मेन डिफरेंस। देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से, 2 सेकंड पे सॉल्व करना है, तो देखो 2 सेकंड बाद डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो स्पीड है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 1 सेंटीमीटर ये मूव करेगा आगे। तो मैं अब नया डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ होगा क्या, ध्यान से देखना। ऐसा डायग्राम ड्रॉ होगा, जो -2 पे था वो -1 पे चला जाएगा, और जो 0 पे था वो 1 पे चला जाएगा। और ट्रायंगल जो ड्रॉ होगा कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। इसे दूसरे कलर से करते हैं, ऐसा। बताओ, यही होगा डायग्राम ड्रॉ। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर तो सेम रहने वाला है, ये और ये ओवरलैप हो रहा है। दिख रहा है क्या तुम्हें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ओवरलैप हो रहा है। तो ये ओवरलैप हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एडिशन होगा। तो ये एडिशन होके ऊपर तक जाएगा, सोचो, फिर ये नीचे आएगा और ये येलो वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा। आंसर क्या समझ पाए तुम, या फिर से बताऊं? यस सर, आ गया। आ गया समझ क्या? 2 सेकंड सर। बाद दोनों वेव पल्स का डायग्राम ड्रॉ करो और एडिशन कर दो, सुपरपोजिशन ही तो होता है। देखो यहाँ पे ये, 1 मिनट देखो यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है ये तो 2 के बराबर है, इस वाले का 0 है, तो 2 + 0 0 मतलब 2 रहेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का 2 है तो ये 4 चला जाएगा। तो इस तरीके से अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मुझे रिजल्टेंट पल्स का डायग्राम मुझे दिखेगा 2 सेकंड बाद। तो मैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर का। स्टैंडिंग वेव पे है, इसमें तुम्हें इक्वेशन गिवन है, a wave disturbance in a medium described by, इक्वेशन दिया हुआ है 0.02 cos 50 pi t plus pi/2 and cos 10 pi x। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया है, XY मीटर में, T सेकंड में, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 4 ऑप्शन है, तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। A node occurs at x बराबर 0.15 मीटर, an empty node at x बराबर 0.3 मीटर, speed of wave 5 मीटर पर सेकेंड and wavelength 0.2 मीटर। बताओ कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है और कौन सा गलत है। ABCD, ओके।
देखो सिंपल समझो, नोड या एंटी नोड कौन बताएगा? cos पाई एक्स है ना, मतलब 10 पाई एक्स। तो मैं सिंपल क्या कहूंगा कि 10 पाई एक्स बराबर, नोड है, जीरो होना चाहिए, तो जीरो कब कब हो सकता है? पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, एंड सो ऑन। इसे कैंसिल करो और x बराबर क्या है? 1/20। यही आया क्या? फिर इसका अगला जो पॉइंट मिलेगा वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? 3/20 पे। तो ऐसे सॉल्व करते जाओ, मुझे लगता है 3/20 है 0.15। समझ रहे हो क्या तुम? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटी नोड की बात करा है तो 10 पाई एक्स किसके बराबर होगा? पाई के, ठीक है। फिर 2 पाई के, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करते जाओगे तुम्हें आंसर पता लगते जाएगा, 3 पाई के, एंड सो ऑन। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी सही लग रहा है। स्पीड के लिए क्या करोगे? v बराबर ओमेगा बाई के। तो ओमेगा है कितना? ओमेगा है 50 पाई और k है क्या? 10 पाई। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, बिल्कुल सी भी सही है। वेवलेंथ, तो k देखो, k है कितना? 10 पाई। तो लैम्डा बराबर 2 पाई बाई k। तो यहाँ से आएगा 2 पाई बाई 10। तो यहाँ से आएगा 0.2। तो ये चारों ऑप्शन सही है। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया क्या? रिपीट करना हो, रिपीट का मैसेज टाइप करो। सिंपल अपन ने जनरल सॉल्यूशन को यूज करते हुए नोड एंटी नोड निकाला, क्योंकि अपने को बताया गया है कि एम्पलीट्यूड कौन देगा? जिसमें x का टर्म होगा। नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, एंटी नोड मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो ये अपन ने की वर्ड यूज करते हुए जनरल सॉल्यूशन के हेल्प से पॉइंट फाइंड आउट करा। वेव स्पीड चाहिए ओमेगा बाई के, वेवलेंथ चाहिए 2 पाई बाई के। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार मुझे यस का मैसेज कर दो। तो ठीक है, अपन आज यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में साउंड वेव स्टार्ट करूंगा, है ना। तो अपना वेव ऑन स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाता है, साउंड वेव अब स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस भी अपन ने अच्छे खासे सॉल्व कर लिए हैं। टॉपिक बहुत आसान है। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बाकी अपन साउंड वेव नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम चाहो तो एग्जिट कर लो, फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में सर लॉग इन कर लेंगे, है ना। या फिर होस्ट बना दूं क्या? चलो स्नेल तुम्हें ही होस्ट बना देते हैं।